Hello class. Today we are going to see the concept of factors affecting the working capital requirement. इसके पहले के लेक्चर में हम लोग ने वर्किंग कैपिटल के बारे में देखा था। अभी इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल के लिए। ठीक है, देयर इज़ नो प्रिसाइज स्टैंडर्ड टू मेजर द वर्किंग कैपिटल एडिक्वेसी। लास्ट टाइम हमने देखा था लेक्चर में कि करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल इज़ नथिंग बट योर करंट एसेट। एंड फिर उसके बाद में कुछ लोग थे, वेरियस पीपल वेर देयर, डिफरेंट पोजीशंस जो होल्ड करते थे, दे हैव देयर ओन आइडिया एंड द कंसेप्ट रिलेटेड टू द वर्किंग कैपिटल। लेकिन अगर इन रियलिटी में हम बात करें तो कोई एक प्रिसाइज स्टैंडर्ड नहीं दिया हुआ है जो हम वर्किंग कैपिटल को मेजर कर सके। तो एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू द वर्किंग कैपिटल, ये तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने दिया है। लेकिन एक प्रॉपर और प्रिसाइज वे ऑफ मेजरिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट दैट इज नॉट हैज बीन गिवन ओवर हियर। ठीक है, मैनेजमेंट हैज़ टू डिटरमाइन द साइज ऑफ वर्किंग कैपिटल इन द लाइट ऑफ सर्टन एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस फर्म एंड इकोनॉमिक एनवायरमेंट्स विच द फर्म्स ऑपरेट। तो ये जो वर्किंग कैपिटल का जो रिक्वायरमेंट है या वर्किंग कैपिटल का जो नीड है, मैनेजमेंट को ये रिक्वायरमेंट और ये नीड है ना, कुछ चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उसको देखना पड़ता है। जैसे कि एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस, सर्टन एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस फर्म, ठीक है, जो बिजनेस में चल रहा है, या फिर जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो प्रिवेल है जहाँ पर बिजनेस ऑपरेट कर रहा है। तो ऐसे दो चार चीज़ें हैं, या नेचर ऑफ बिजनेस, साइज ऑफ बिजनेस, ठीक है, फिर ये सारी चीज़ें हैं जो मैनेजमेंट को ध्यान में रखना है और उससे रिलेटेड ही उनको ये मेजर करना है कि कितना हमारा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होगा और उसको किस तरीके से हम मैनेज करेंगे। ठीक है, पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग नेचर ऑफ बिजनेस में। तो पहला आता है नेचर ऑफ बिजनेस में। देखिए, फर्म एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग एसेंशियल प्रोडक्ट्स ऑफ डेली कंजम्पशन वुड नीड रिलेटिवली लेस वर्किंग कैपिटल as there would be constant and sufficient cash flow in the firm to take care of liabilities। तो नेचर ऑफ बिजनेस में सबसे पहली बात ये आ रही है कि जो फर्म, ठीक है, एंगेज्ड है मैन्युफैक्चरिंग करने में इसेंशियल प्रोडक्ट्स ऑफ डेली कंजम्पशन। इसेंशियल मतलब क्या? नेसेसरी प्रोडक्ट ऑफ डेली कंजम्पशन। जो नेसेसरी गुड्स है जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं फर्म, और वो भी डेली कंजम्पशन के बेस के लिए है, तो उस पर्टिकुलर फर्म के अंदर जो वर्किंग कैपिटल का जो रिक्वायरमेंट होगा वो बहुत कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि वहाँ पर जो चीज़ें बिकेंगी ना बेटा, वो कैश बेसिस पे बिकेंगी। और जब कैश बेसिस पे बिकेंगी तो इसका मतलब वहाँ पर जो इनफ्लो ऑफ फंड है उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, द इनफ्लो ऑफ फंड इन दैट पर्टिकुलर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वुड बी मोर। सो बिकॉज ऑफ दैट रीज़न द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट वुड बी लेस। जहाँ पर क्रेडिट आप देना स्टार्ट कर देते हो 30 डेज, 45 डेज, 90 डेज के लिए, वहाँ पर आपको वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करना होगा और वहाँ पे ज़्यादा लगता है। लेकिन यहाँ पर जो डेली नेसेसिटीज़ के गुड्स आप बना रहे हो और वो डिलीवर कर रहे हो, तो कंज्यूमर क्या करेगा? कैश परचेज करेगा और आपको पैसा इमीडिएटली मिल जाएगा। वहाँ पर कोई ज़्यादा क्रेडिट पीरियड अवेलेबिलिटी का बात ही नहीं होता है। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम बात करें तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर द फर्म्स जो एंगेज्ड है नेसेसरी गुड्स के लिए, डेली कंजम्पशन के लिए, उसको जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो कम है, बिकॉज सारी चीज़ें कैश में जा रही है और वहाँ पे रेगुलर इनफ्लो ऑफ फंड्स होते रहता है। Likewise, public utility concern have to maintain small working capital because of continuous flow of cash from their customer। जो पब्लिक यूटिलिटी के जो है, जैसे पब्लिक के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जैसे वी कैन से सर्विसेज जो अवेलेबल है एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना, या नेट सर्विसेज या और जो इसेंशियल सर्विसेज है, वहाँ पर भी चीज़ों क्या होती है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम रहता है, तो क्योंकि कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इनकम कैश होते रहता है। On the contrary, if the business in dealing in luxurious product, it requires large amount of working capital as the sale of luxurious items are not frequent। और दूसरी जगह पे जहाँ पर जो मैन्युफैक्चरर लग्जरियस प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है ना, वहाँ पर जो वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट है ना बेटा, वहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो फर्म लग्जरी आइटम्स को प्रोड्यूस करता है, मैन्युफैक्चर करता है,
उसमें कंटिन्यूस एंड फ्रीक्वेंट सेल होगा उस आइटम का जो मैन्युफैक्चर कर रहा है, वो उतना चांसेस नहीं होता है। तो इसके लिए वहाँ पर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट वुड बी मोर। ट्रेडिंग स्लैश मर्चेंडाइजिंग फर्म which are concerned with the distribution of goods have to carry big inventories of goods to meet customers demand। ठीक है, जो ट्रेडिंग है, बिजनेस में इन्वॉल्व है, वहाँ पर क्या चाहिए, सबसे ज़्यादा इन लोगों को चाहिए रहता है, क्योंकि इनको मैन्युफैक्चर करके चीज़ों को स्टॉक करके रखना रहता है और एज पर द कंज्यूमर डिमांड रिलीज करना रहता है। हैव टू एक्सटेंड द क्रेडिट फैसिलिटीज़ टू अट्रैक्ट द कस्टमर। इसके लिए इन लोगों को क्या करना है, क्रेडिट फैसिलिटी देना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अट्रैक्ट होकर इनके कस्टमर्स के लाइन में आ सके। सो दैट वुड बी अ ग्रेट थिंग फॉर द पीपल टू अंडरस्टैंड हाउ द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्रेडिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे लग्जरी आइटम मैन्युफैक्चर कर रहे हो, चाहे आप ट्रेड में इन्वॉल्व हो, आप लोगों को यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल है वो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि क्रेडिट पीरियड आप दे रहे हो। ठीक है, हेंस दे नीड अ लार्ज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। इसकी वजह से इन सारे फर्म्स में लार्ज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, दूसरा हम लोग देखते हैं साइज ऑफ बिजनेस। द साइज ऑफ बिजनेस ऑल्सो अफेक्ट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। अ फर्म विद द लार्ज स्केल ऑपरेशन विल रिक्वायर मोर वर्किंग कैपिटल। ये जो साइज बोला गया है, ठीक है ना, ये इसके हिसाब में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, अगर आपके बिजनेस का फर्म का जो साइज़ है वो अगर छोटा है, जैसे सोल ट्रेडिंग है, पार्टनरशिप फर्म है, या जॉइंट इन द फैमिली भी है, तो इनका जो स्केल ऑफ ऑपरेशन होता है, साइज ऑफ बिजनेस होता है, ये कहीं ना कहीं छोटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वहाँ पर कम है। लेकिन जैसे हम कोऑपरेटिव सोसाइटी और फिर जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात कर लेते हैं, तो इनका जो स्केल ऑफ ऑपरेशन होता है और जो साइज ऑफ बिजनेस होता है वो बहुत बड़े लेवल पे होता है, और यहाँ पर क्या से वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा होता है। फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्ड पॉइंट में। थर्ड पॉइंट है वॉल्यूम ऑफ सेल्स। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग द साइज ऑफ वर्किंग कैपिटल। ठीक है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, साइज ऑफ सेल, कितना बड़ा सेल है, कितना वॉल्यूम ऑफ सेल है आपका, वो सबसे ज़्यादा डिटरमाइन करता है आपके वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए। द वॉल्यूम ऑफ सेल एंड द साइज ऑफ वर्किंग कैपिटल आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सेल एंड साइज ऑफ वर्किंग कैपिटल, ये दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली इंटर रिलेटेड है, डायरेक्टली कनेक्टेड है एक दूसरे से। इफ़ द वॉल्यूम ऑफ सेल्स इंक्रीजेस देयर इज एन इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल एंड वाइस वर्सा। अगर आपका वॉल्यूम ऑफ सेल इंक्रीज होता है, जैसे लास्ट टाइम 50 यूनिट सेल किया था और इस साल आपका 70 यूनिट सेल कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पर जो 50 यूनिट्स के लिए जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट था वो डिफरेंट था, लेकिन अभी 70,000 के लिए वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी डिफरेंट। और ये जो डिफरेंस है ना, ये पॉजिटिव में जा रहे हैं, यानी बढ़ रहा है आपका, कम नहीं हो रहा है। 50 यूनिट सेल किया तो 30,000 का वर्किंग कैपिटल था, अभी 70,000 का अभी यूनिट सेल कर रहे हो 70,000, तो ये बढ़ के 50,000 वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हो जाएगा। यानी जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो डायरेक्टली रिलेटेड टू द वॉल्यूम ऑफ सेल होता है। सेल्स बढ़ेगा तो वर्किंग कैपिटल भी बढ़ेगा, और सेल्स डिक्लाइन हुआ तो वर्किंग कैपिटल भी डिक्लाइन होगा। बट ऐसी कोई कंपनी चाहती नहीं है कि उसका वॉल्यूम ऑफ सेल्स कम हो जाए, वो वॉल्यूम ऑफ सेल्स बढ़ाना ही चाहती है, वो डिफरेंट डिफरेंट साइज ऑफ कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना ही चाहती है। फिर उसके बाद हमारा है फोर्थ पॉइंट, प्रोडक्शन साइकिल। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड इज कॉल्ड एज अ प्रोडक्शन साइकिल। ठीक है, प्रोडक्शन साइकिल होता क्या है, आप क्या करते हैं, रॉ मटेरियल अपने यूनिट में डालते हो। ठीक है, रॉ मटेरियल क्या करता है, आपकी मशीनरी, प्लांट मशीनरी क्या करती है, उसको फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके कंज्यूमर के लिए रेडी कर देती है। इफ़ द पीरियड ऑफ प्रोडक्शन साइकिल इज़ लॉन्गर देन द फर्म नीड्स मोर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। हाँ, लेकिन यहाँ पर जो प्रोडक्शन का जो ड्यूरेशन होता है, कभी कभी किसी किसी प्रोडक्ट के लिए कम टाइम लेती है और कभी कभी किसी किसी प्रोडक्ट के लिए ज़्यादा लंबा समय हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो मैन्युफैक्चर ऑटोमोबाइल के जो कंपनीज़ है, ठीक है, ऑटोमोबाइल जो गाड़ियाँ बनाती है, बाइक, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, ऐसे ट्रक्स वगैरह, ट्रैक्टर्स, ट्रॉली, ये सारी चीज़ें जो बनती है ना, यहाँ पर जो इनका प्रोडक्शन साइकिल होता है ना वो थोड़ा लंबा होता है, क्योंकि असेंबलिंग करना, फिर टेस्टिंग करना, फिर उसके बाद कलरिंग करना, फिर उसके बाद और भी दो चार ऐड हो जाते हैं प्रोसेस उसी के अंदर, प्रोडक्शन साइकिल के अंदर। तो यहाँ पर जो चीज़ें होती है, आउटकम जब होता है ना, तो वो कम से कम 15 से 20 दिन का आउटकम हो जाता है, यानी सारी चीज़ें
प्रॉपरली टेस्ट करके और मार्केट में लेके आने के लिए 15 से 20 दिन का टाइम लग जाता है। तो वी कैन से कि जितना लंबा प्रोडक्शन साइकिल होगा उतना ज़्यादा वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट होगा, और जितना कम टाइम लेगा प्रोडक्शन में उतना कम वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट होगा। जैसे कोई रॉ मटेरियल है, ठीक है, रॉ मटेरियल आपने मशीनरी में इनपुट किया और 4 ही दिन बाद आपको आउटपुट आ गया, तो यहाँ पर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम है। लेकिन जहाँ पर मैन्युफैक्चर होने के बाद, रॉ मटेरियल डालने के बाद मैन्युफैक्चरिंग में टाइम लेके वो 20 से 25 दिन का आउटपुट हो जाता है ले दे के, ठीक है, सारी चीज़ें करने पे, तो वहाँ पर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगा। इफ़ द मैन्युफैक्चरिंग साइकिल इज शॉर्ट इट रिक्वायर्ड लेस वर्किंग कैपिटल। अगर मैन्युफैक्चरिंग में टाइम ड्यूरेशन कम है तो आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी कम ही होगा। उसके बाद बात कर लेते हैं बिजनेस साइकिल की। व्हेन देयर इज़ अ बूम इन एन इकोनॉमी सेल्स विल इंक्रीज। बूम मतलब क्या, अच्छा समय चल रहा है ना जब बिजनेस में, तो अच्छे समय में नॉर्मली बिजनेस हमेशा इम्प्रूव होता है, हमेशा ग्रोथ होता है बिजनेस के अंदर, उसके सेल्स इम्प्रूव होते हैं, ठीक है, उसका टर्नओवर इम्प्रूव होता है, ठीक है, उसमें के अंदर प्रॉफिट बढ़ना स्टार्ट होता है। तो जैसे जैसे इकोनॉमी अच्छे स्टेबल पोजीशन में होती है, बिजनेस अच्छे परफॉर्म करती है, वहाँ पर क्या हो जाता है, सेल्स बढ़ता है। दिस विल लीड टू इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट इन द स्टॉक। और सेल्स इंक्रीज हो रहा है तो आपको अभी पता है कि मेरे माल बिकना शुरू हुए, तो अभी मुझे ज़्यादा रॉ मटेरियल चाहिए, ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करूँगा, ज़्यादा आइटम स्टॉक करके मैं रखूँगा। सो यहाँ पर क्या होता है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इन द स्टॉक करने की वजह से आपका जो रिक्वायर्ड एडिशनल वर्किंग कैपिटल होता है, जो वर्किंग कैपिटल पहले था उसमें और इंक्रीमेंट हो गया, यानी आपको और एडिशनल कैपिटल चाहिए, वर्किंग कैपिटल चाहिए। ड्यूरिंग द रिसेशन सेल्स विल डिक्लाइन एंड हेंस द नीड ऑफ वर्किंग कैपिटल विल ऑल्सो भी डिक्लाइन। रिसेशन में आपको पता है महंगाई इतनी है कि चीज़ें लोग परचेस करने के लिए 2 से 3 बार सोचते हैं, ठीक है, और अगर 2 से 3 बार लोग सोचेंगे तो ऑब्वियसली वो इतना हेसिटेट करेंगे परचेस करने के लिए कि उतना फ्रीक्वेंट मैन्युफैक्चर करना चीज़ें मैन्युफैक्चरर के लिए पॉसिबल नहीं है। तो जो पुराना है उसी को वो ट्राई करेंगे सोल्ड आउट करने की। और रिसेशन में जब आप मैन्युफैक्चरिंग कम कर देते हो या ऑलमोस्ट ना के बराबर करते हो, ओल्ड स्टॉक ही क्लियर करते हो, तो उसमें आपका जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो भी कम होते चले जाता है और डिक्लाइन हो जाता है। 6 पॉइंट है टर्म ऑफ परचेज एंड सेल्स, ठीक है। अभी यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टर्म्स ऑफ परचेज एंड सेल्स, ठीक है। इफ़ द फर्म डज नॉट गेट credit facility for the purchase but adopt liberal credit policy for its sales then it require more working capital। हाँ, अगर फर्म जो है, ठीक है, जो वो रॉ मटेरियल सप्लायर से परचेस कर रहा है, अगर सप्लायर ने मैन्युफैक्चरर को अगर इनफ टाइम ड्यूरेशन नहीं दिया है, ठीक है, उसको बाकी पेमेंट करने के लिए, ठीक है, अगर वो क्रेडिट पीरियड नहीं देता, इनफ क्रेडिट पीरियड रॉ मटेरियल के सप्लायर ने मैन्युफैक्चरर को नहीं दिया, बट मैन्युफैक्चरर को इनफ टाइम पीरियड देना पड़ता होलसेलर और रिटेलर को गुड्स को सोल्ड करके पैसे देने के लिए, तो वहाँ पर जो रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल होगा बेटा वो सबसे ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि सामने से मुझे तो 10 दिन का क्रेडिट पीरियड मिल रहा है, लेकिन जब मैन्युफैक्चरर क्रेडिट पीरियड होलसेलर और रिटेलर को दे रहे हैं तो वहाँ पे 30 डेज़ का उनको देना पड़ रहा है, यानी मैन्युफैक्चरर को 10 डेज़ का क्रेडिट पीरियड है और होलसेलर और रिटेलर को मैन्युफैक्चरर क्या दे रहा है, 30 डेज़ का क्रेडिट पीरियड दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि मुझे तो कम टाइम है, तो मुझे जितना भी पैसा मिला मुझे किसी न किसी तरीके से और वर्किंग कैपिटल को लेके मुझे मेंटेन करना है अपने बिजनेस एक्टिविटी को। On the other hand, if the credit terms of purchase are favorable and the terms of credit sales are less liberal, ठीक है, ठीक है, परचेज ऑफ फेवरेबल, ठीक है, टर्म्स ऑफ क्रेडिट जो होता है अगर परचेज में अगर वो प्रॉपर है, फेवरेबल है, ठीक है, और क्रेडिट सेल जो मैं कस्टमर को सेल करते हैं, क्रेडिट सेल अगर वो लिबरल नहीं है या कम लिबरल है, देन द रिक्वायरमेंट ऑफ कैश विल बी लेस, ठीक है ना। जैसे कैश ऑन क्रेडिट बेसिस पे चीज़ें ज़्यादा बिकती है, ठीक है, नया कस्टमर और पुराना कस्टमर एक स्पेसिफाइड लिमिट तक ही क्रेडिट कोई भी होलसेलर और रिटेलर देगा। अगर वो लिमिटेड है या रिस्ट्रिक्टेड है और हमको जो क्रेडिट है वो फेवरेबल सिचुएशन में है, तो वहाँ पर जो रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल होगा वो कम होगा, दस द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी रिड्यूस्ड, ठीक है। उसके बाद है अभी हमारा है क्रेडिट कंट्रोल।
द क्रेडिट कंट्रोल इंक्लूड द फैक्टर्स सच एज द वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट सेल। क्रेडिट कंट्रोल में तो एक फैक्टर होता है जो क्रेडिट सेल पे चीज़ें जाती है, यानी उधार पे चीज़ें बिकती है। द टर्म्स ऑफ क्रेडिट सेल्स, अभी क्रेडिट सेल्स में अगर आप चीज़ें बेच रहे हो तो उसके भी टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं क्रेडिट सेल्स के भी। द कलेक्शन पॉलिसी, पैसे कब और कैसे कलेक्ट होगा, तो ये कुछ चीज़ें होती है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है जब भी चीज़ें क्रेडिट सेल पे जाती है। इफ़ द क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी इज साउंड, अगर आपका क्रेडिट कंट्रोल जो पॉलिसी बना के रखा अगर वो स्टेबल है, साउंड है, फेवरेबल टू द बिजनेस है, ठीक है ना, तो वहाँ पर इट इज़ पॉसिबल फॉर द कंपनी टू इम्प्रूव इट्स कैश फ्लो। और वहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कंपनी के लिए अपना कैश फ्लो प्रॉपरली मेंटेन करना। कंपनी में, बिजनेस में कैश इनफ्लो होता है, यानी जो कैश बिजनेस में आता है, और कैश आउटफ्लो यानी जो कैश बिजनेस से जाता है, ठीक है। सो कैश इनफ्लो भी होना चाहिए, कैश आउटफ्लो भी होना चाहिए, जिसको हम लोग अकाउंट्स में कैश फ्लो स्टेटमेंट, आप लोग अभी नहीं पढ़ोगे बट ग्रेजुएशन लेवल में जब आप जाओगे तो एक चैप्टर रहेगा अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, उसको बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो वहाँ पर आपको अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि क्या कंपनी के अंदर कैसे कैश इनफ्लो हो रहा है, कैसे कैश आउटफ्लो हो रहा है, और कैश इनफ्लो और आउटफ्लो का भी प्रॉपर स्टेटस होता है। और वो स्टेटस के अंदर अगर बिजनेस हो रहा है, सो वी कैन से कंपनी एक साउंड पोजीशन में चल रही है, जहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने वाले कंपनी के लिए, ठीक है। इफ़ द क्रेडिट पॉलिसी, यहाँ पे देखिए, हाँ, इफ़ क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी इज साउंड इट इज़ पॉसिबल फॉर द कंपनी टू इम्प्रूव इट्स कैश फ्लो। क्रेडिट पॉलिसी अगर प्रॉब्लम है तो हमारा कैश फ्लो इम्प्रूव होगा। इफ़ क्रेडिट पॉलिसी इज लिबरल इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम फॉर द कलेक्शन ऑफ फंड। अगर हमारा क्रेडिट पॉलिसी लिबरल है तो कहीं ना कहीं कंपनी का जो फंड अटका हुआ है उसको कलेक्शन के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला है। एंड इट इंक्रीजेज द पॉसिबिलिटी ऑफ बैड डेट, और वो एक तरीके से बैड डेप्ट को क्रिएट करने का चांस होता है। अगर हमारा क्रेडिट पॉलिसी लिबरल के जगह स्ट्रिक्ट है, रिस्ट्रिक्टेड है, कंट्रोल्ड है बिजनेस का, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा हमको चांस होता है कि हमारा पैसा डूबे। कंपनी का पैसा डूबेगा नहीं, कंपनी का पैसा रिकवर होगा। लेकिन अगर कंपनी ने लिबरल क्रेडिट पॉलिसी रखी है तो बैड डेप्ट होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हो जाते हैं। देयरफॉर अ फर्म रिक्वायर मोर वर्किंग कैपिटल, इसके लिए फर्म को क्या चाहिए, ज़्यादा क्रेडिट वर्किंग कैपिटल चाहिए। उसका क्रेडिट कंट्रोल की जो पॉलिसी होती है उसके बेस पे रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल लेस या मोर उसके ऊपर डिपेंड होता है। द फर्म मेकिंग कैश सेल्स रिक्वायर लेस वर्किंग कैपिटल, जो फर्म कैश में डील करता है, कैश में पैसे देता है, सॉरी कैश में चीज़ों को बेचता है, वो उसको रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल कम है, क्योंकि उसको पता है जैसे मैंने चीज़ें मैन्युफैक्चर करके मैंने कस्टमर के हाथ में पकड़ा दी, इमीडिएटली मुझे कैश आ जाएगा। और वहाँ पर जब कैश आ जाएगा तो हार्डली मिनिमम डेज के लिए उसको मेंटेन करना पड़ता है बिजनेस, और वो हो जाता है ऑटोमेटिकली। वो तो बिजनेस रूल है, ऑटोमेटिकली उतने दिन का क्रेडिट में मैनेज कर लेते हैं। फिर उसके बाद आता है ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ ए फर्म विल इंक्रीज विद द ग्रोथ ऑफ द फर्म। अगर आपके फर्म अच्छा चल रहा है और उसके अंदर ग्रोथ का कोई है, स्कोप है, तो उसके हिसाब से आपका जो रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। और ग्रोइंग कंपनी नीड फंड कंटिन्यूसली टू सपोर्ट लार्ज स्केल ऑपरेशन। आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है, अभी आप नेशनल से इंटरनेशनल मार्केट में जा रहे हो, आप में इंटरनेशनल मार्केट में जा रहे हो तो आपके कस्टमर बढ़ेंगे, कस्टमर बढ़ेंगे तो आपको सेल्स बढ़ाना पड़ेगा, सेल्स के लिए मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा, उसके लिए ज़्यादा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो ग्रोथ और एक्सपेंशन के प्रोसेस में जो कंपनियां चल रही हैं या जो कंपनियां हैं स्टेजेस में हैं, उनके लिए जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद में मैनेजमेंट की एबिलिटी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। The requirement of working capital is reduced if there is a proper coordination between the production and the distribution of goods। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये, अगर प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का जो ये जो एक्टिविटी है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अगर ये प्रॉपर चलती रहे तो इसके अंदर जो रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल है वो कहीं ना कहीं हद तक कम हो सकता है, ठीक है। प्रोडक्शन के बाद क्या चाहिए, चीज़ों को सीधा सेल करने को चाहिए। अगर कंपनी प्रोडक्शन के बाद 10 दिन भी अगर अपने पास वो चीज़ें प्रोडक्शन करने के बाद अगर अपने वेयर हाउस में स्टॉक करके रखती है, तो यानी 10 दिन तक तो वो बिकने से रहे, तो 10 दिन के लिए हमारा जो पैसा होता है वो ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाता है।
फिर 10 दिन के बाद जब वो कस्टमर के हाथ में जाता है तो वो भी 10 दिन का क्रेडिट पीरियड मांगता है। तो अगेन हमारे पैसे 10 दिन और यानी 10 + 10 = 20 डेज़ के लिए हमारे पैसे ब्लॉक हो गए। ठीक है, तो इसके लिए क्या चाहिए, एज सुन एज कंपनी जो मैन्युफैक्चर करके चीज़ों को लेके आती है तो उसका इमीडिएटली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए कस्टमर के हाथ तक, ताकि जो रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल है उसको हम लोग फुलफिल कर सकें और मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड रहे वहाँ पर। ठीक है, अगर आप चीज़ें मैन्युफैक्चर करके स्टॉक करोगे तो आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ने ही वाला है, लेकिन अगर चीज़ें इमीडिएटली मैन्युफैक्चर होने के बाद वो चीज़ें कस्टमर के हाथ में जा रही हैं तो वहाँ पर कंपनी को जो रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल है वो एक हद तक कम करके एक आइडियल पोजीशन पे वो मेंटेन कर सकता है। ठीक है, A firm stocking on heavy inventory calls for higher level of working capital। जो ज़्यादा बड़ा लेवल पे स्टॉक करके रखेगा उसके लिए रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल भी ज़्यादा लगेगा। लास्ट पॉइंट है हमारा एक्सटर्नल फैक्टर। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड बैंक प्रोवाइड फंड्स टू द फर्म एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, नीड फॉर वर्किंग कैपिटल इज रिड्यूस। तो ये भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि बिजनेस को जब कभी भी फंड्स की ज़रूरत है, अगर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या फिर बैंक ही है, ठीक है, अगर ये प्रॉपर टाइम पे अगर कंपनी को पैसा प्रोवाइड करने का काम करेंगे ना, तो इस केस में कंपनी का जो रिक्वायरमेंट और वर्किंग कैपिटल है वो कहीं ना कहीं कंट्रोल होता है या लेस वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड होता है। सो ये भी एक फैक्टर है जो वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट में कंट्रीब्यूट करता है। सो आई होप कि यू ऑल आर वेरी मच क्लियर और आपको सभी को सारी चीज़ें कंप्लीट तरीके से अच्छे तरीके से ये समझ में आई रहेंगी। ये जो है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू।